नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौकसी और आप देख रहे हैं शख्सियत में आज हमारे साथ एक ऐसे नेता हैं, भिंड जिले से आते हैं, भिंड के कद्दावर नेता हैं। आपने यदि उनको विधानसभा में बोलते हुए सुना होगा तो निश्चित तौर पर आप उनके फैन हो गए होंगे। छात्र संघ से राजनीति की शुरुआत करने वाले और कैबिनेट मंत्री तक का सफ़र तय करने वाले, भाजपा और कांग्रेस में दोनों में रहने का अनुभव है उनको है, तो ऐसे ही नेता से मुलाकात कराते हैं। तो आइए मिलिए चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार ब्रजेश बाबू। बड़ी उम्मीदों से आप भाजपा में गए थे और फिर बड़ी उम्मीदों से आप कांग्रेस में लौटे। क्या उम्मीदें पूरी हो गई? अब आगे क्या? मेरा राजनीतिक जीवन का सफ़र 27 वर्ष की उम्र में शुरू हुआ और कांग्रेस की एक कृपा रही कि मुझे लगातार टिकट दिए और मैं 7 चुनाव लड़ा, जिसमें 4 बार विधायक भी बना जी। कांग्रेस ने मुझे मंत्री भी बनाया। लेकिन एक जीवन में मनुष्य हैं, कहीं ना कोई घटना आती है। एक ऐसा दौर आया जिसमें मैं विचलित हुआ। लेकिन जिन लोगों ने मुझे बीजेपी में ले जाने के लिए बात की जी। जो बड़े बड़े मित्र थे, हमारे कद्दावर लोग थे बीजेपी के जी। और मुझे भी ये लगा कि चलिए इनकी बात पे भरोसा कर लें, तो मैंने वो निर्णय लिया। लेकिन वो वफादार भाई नहीं निकले, उन्होंने कहीं ना कहीं धोखा दिया। मैं काफ़ी समय तक देखता रहा, समझता रहा जी। और सने सने वो नेतृत्व को हमारे को ख़त्म करना चाहते थे। तो मुझे ऐसा लगा, तो मैं वापस उसके बाद कांग्रेस में आया। कांग्रेस एक लोकतांत्रिक विचारधारा की पार्टी है, देश के आज़ादी के अवाम से जुड़ी हुई पार्टी है और इसमें कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई वर्ग नहीं है और इसमें एक राजनीतिक स्वतंत्रता है कि आप उस दायरे में रह के अपने विचार व्यक्त कर सकते हो। भारतीय जनता पार्टी का 7 साल का मेरा अनुभव रहा है। वो एक राजनीतिक दल नहीं है, वो एक ऐसा संगठन है जिसको कुछ लोग गवर्न करते हैं। बकाया कार्यकर्ता को वहाँ किसी भी तरह की कोई स्वतंत्रता नहीं है बोलने की। तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। तो शेष बचा हुआ जीवन मैंने वापस कांग्रेस के साथ ही निकालने का निर्णय किया और मैं प्रसन्न हूँ। मैं उन मतदाताओं को भी धन्यवाद देता हूँ, उन शुभचिंतकों को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे राजनीति में हमेशा मदद की, हमेशा मेरा हौसला अफजाई की और मैं संतुष्ट हूँ अपने राजनीतिक कृत्य से कि मैं जहाँ भी रहा मैंने मुस्तैदी के साथ, ईमानदारी के साथ काम किया। वो निर्णय आपका ठीक नहीं था, आपको आज पछतावा होता है कि मैंने वो निर्णय गलत लिया था। फिर क्या वजह है कि आप अपने भाई को भी लेके गए थे, वो तो भाजपा में ही है, या आपने ये सोचा कि एक भाई भाजपा में रहेगा, एक कांग्रेस में रहेगा? नहीं, मैं कभी इतना ज़्यादा मोल भाव करता भी नहीं हूँ जीवन में, राजनीति में। लेकिन हाँ, ये बात सत्य है कि मैं गया था भारतीय जनता पार्टी में और मुझे ये समझ में आया कि यहाँ पे मेरे जैसे विचारों वाले लोगों की ये दल नहीं है। यहाँ पे तो वो लिख के देंगे, गाइडेड लाइन देंगे, गाइडेड शब्द देंगे और उसके अनुसार ही आपको चलना है। जहाँ तक आपने भाई का जिक्र किया है, तो भाई ने भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा, विधायक चुने गए और प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो भाई हो, चाहे पुत्र हो, चाहे भतीजा हो, 21 वर्ष का प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में वयस्क है। उसको निर्णय लेने की पूरी उसकी क्षमता है और निर्णय लेना चाहिए। जहाँ रास्ता सुलभ हो, जहाँ विचार मिले, वहाँ रहना चाहिए। मैं सबके उज्जवल भविष्य के लिए भी कामना करता हूँ। तो विचार तो आपके पहले भी भाजपा से मिलते रहे हैं। आपके पिताजी दिलीप सिंह चतुर्वेदी जी भी भाजपा से एमएलए रहे हैं। तो अब विचार में सिर्फ एक चुनाव हारने की वजह से आपके विचार में बदलाव आया? नहीं, मैं चुनाव, या आप अंदर जाके पार्टी को समझ गए? नहीं, मैं जब बीजेपी ज्वाइन की तब मैं चुनाव हारा नहीं था, तब मैं एमएलए था। इसके बाद आपको और उसके बाद भाई को चुनाव लड़ाया, तब मैं चुनाव नहीं लड़ा जी। तो ये विषय नहीं है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में उस समय चुनाव लड़ने के लिए गया था। जहाँ तक आपने मेरे स्वर्गीय पिता की बात की है, तो मेरे पिता स्वर्गीय चौधरी दिलीप सिंह चतुर्वेदी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से नेतृत्व करते थे, लखनऊ विश्वविद्यालय के अध्यक्ष थे। और कालांतर में जाके जब प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ख़त्म हुई तो राजमाता, स्वर्गीय राजमाता विजय राजे सिंधिया साहब ने उन्हें खबर करके, चूँकि उनको मालूम था कि भिंड विधानसभा क्षेत्र से अगर भारतीय जनता पार्टी कोई चुनाव जीत सकता है तो वो चौधरी दिलीप सिंह है, तो उन्होंने, राजमाता साहब ने उनको कहा कि आपको चुनाव लड़ना है दिलीप भाई। और वो राजमाता साहब मेरे पिता को बिल्कुल भाई की तरह मानती थी। उनके आदेश का उन्होंने पालन किया और भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े और विजयी हुए।
राजमाता आपके पिताजी को भाजपा में लेके गई थी और भाजपा से वापस कांग्रेस में आपको ज्योतिरादित्य सिंधिया लेके गए थे। अब सिंधिया भाजपा में है। राजनीति में ब्रजेश भाई आज क्या है और कल क्या होगा, ये हमने इस दौर में देखा भी है जी। जब मुझे शिवपुरी में आदरणीय श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने बुलाया और कांग्रेस ज्वाइन कराई, तब उनके मन में भी ये कभी भाव नहीं होगा कि वो भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे। और मैंने भी ये कहा कि मैं कांग्रेस में हूँ और कांग्रेस में रहूँगा। अब कल के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। कई लोग ऐसे भारतीय जनता पार्टी में मुगालते में गए जो कुछ वर्षों रहे और वापस कांग्रेस में लौट आए। भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये कहा जाता है कि ये बाहर से आए हुए व्यक्ति को कभी उन पर विश्वास नहीं करते और उनकी जो आइडियोलॉजी है वो इसी तरह की है। दूसरा, उन पे ना करें लेकिन विश्वास। अब नहीं लगता आपको कि अब बदल गई है भाजपा? असम में देख लीजिए आप, ज्योतिरादित्य सिंधिया को देख लीजिए, जो आए हैं, और चाहे पश्चिम बंगाल में देख लीजिए। नहीं, पहले की सोच के आधार पर आपने निर्णय ले लिया, अब बदली हुई भाजपा है। भाजपा की आइडियोलॉजी वही है। भाजपा में अपने यहाँ रहने वाले बुजुर्गों तक का भी सम्मान नहीं होता। जैसे मैं ये कहूँ कि 2 लोग हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी में जिन्होंने 1 से नंबर से शुरू किया, जिसमें पंडित अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी। अटल बिहारी वाजपेयी जी तो स्वर्गीय हो गए और आडवाणी जी अभी अलाइव हैं, जिनको ये लोग लौह पुरुष कहते थे। जिस आदमी ने बेचारे ने इस उम्र में रथ यात्राएं निकाली, भले ही ये लोग भगवान राम को भगवान नहीं मानते हों, इनके विचारधारा के लोग, लेकिन आडवाणी जी ने बेचारे ने पार्टी की खातिर हमारे सनातनी भगवान राम को बनकर पूरे देश में घूमे और भारतीय जनता पार्टी का एक तरीके से वर्चस्व भी उनने बढ़ाया। लेकिन आज कहाँ है लाल कृष्ण आडवाणी? आज लाल कृष्ण आडवाणी अपने पट्टे के सामने हाथ जोड़े रहते हैं और पट्टे उन्हें देखते भी नहीं हैं और वो निकल जाते हैं। तो ये आइडियोलॉजी भारतीय जनता पार्टी के यूज़ करते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। यूज करते हैं, भूल जाते हैं। आपने ये भी आरोप लगाया है कि लोकतंत्र नहीं है, अलोकतांत्रिक है। बिल्कुल। लेकिन आपकी पार्टी पर भी एक आरोप लगता है कि वो परिवारवाद पार्टी है, परिवार से चलती है। वहाँ कैसे देखते हैं आप? नहीं, पहले देखने के लिए क्या है कि जब हम कुल खानदान किसी बिटिया की शादी करते हैं तो कुल खानदान देखते हैं जी, कि इसके पूर्वज कैसे थे। कांग्रेस को जब हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि भारत की आज़ादी में कांग्रेस ने आगे बढ़ के हिस्सा लिया, देश के लिए कुर्बानी दी, पंडित नेहरू जेल गए, मोतीलाल नेहरू। तो अकेले नेहरू तो नहीं थे ना जेल में? मैं उसी पे आ रहा हूँ। ये तो जिंदा दिली की बात है और फख्र की बात है कि आंदोलन से जुड़े हुए वो लोग सभी कांग्रेस से जुड़े हुए थे जो जेल गए, और जो लोग 1925 लेकिन में। सिक्का एक परिवार का चल रहा है जी, लेकिन सिक्का एक परिवार का चल रहा है। नहीं, सिक्का नहीं चल रहा है, संगठन चल रहा है एक परिवार की तरफ से, और वो परिवार की तरफ से जिसने देश में कुर्बानियां दी हैं। कोई इंदिरा गांधी हो सकता है जिसने पाकिस्तान के टुकड़े करा दिए हो, कोई ऐसा हो सकता है जिसको लो महिला कहा जाता हो। क्या गौरवशाली इतिहास बनाया हिंदुस्तान का। पंडित नेहरू का कोई मुकाबला है टेक्नोलॉजी में, अभियांत्रिकी में? फ्रांस की टेक्नोलॉजी लाकर बड़े बड़े IITs, बड़े बड़े BHEL स्थापित किए। आप देखो आज की सरकारें तो उसको बेचने का काम कर रही हैं। तो अगर कोई व्यक्ति इसमें कैपेबल है, वो संगठन चला सकता है, और संगठन एक परिवार से नहीं चलता है, एक व्यक्ति से जुड़ के नहीं चलता है, संगठन सभी लोगों को साथ लेके चलता है। और भारतीय जनता पार्टी को अगर देखो तो यशोधरा राजे सिंधिया देख लो, वसुंधरा राजे सिंधिया जी देख लो, अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी देख लो, क्या ये एक परिवार के नहीं है? तो आपको भी तो संगठन साथ लेके नहीं चल रहा है? क्या लगता है आपको आपके साथ सही हो रहा है कांग्रेस में? मेरे साथ पूर्णता है, हाँ, बिल्कुल इंसाफ हो रहा है। मुझे आपको रीवा का प्रभारी बनाया जाता है, विरोध के बाद हटा दिया जाता है। आपको महंगाओं से टिकट के दावेदार आप प्रबल रहते हो, फिर टिकट नहीं दिया जाता विरोध के कारण। आप कह रहे हैं इंसाफ हो रहा है? महंगाओं का टिकट तो एक्चुअली कांग्रेस के लोग भी हाँ विरोध कर रहे थे मेरा, और उतने ही भाजपा के लोग डरे हुए थे कि अगर ये कांग्रेस से टिकट लेके आ जाएंगे तो भाजपा वहाँ चुनाव हार जाएगी। तो क्या आपकी पार्टी में भाजपा के लोगों की चलती है जो उन्होंने टिकट कटवा दिया? नहीं, मैं कह रहा हूँ उतना ही विरोध ब्रजेश जी कांग्रेस के लोग कर रहे थे, और उतने ही मन से शिद्दत से हमें ये चाह रहे थे बीजेपी के लोग कि राकेश चौधरी को टिकट ना मिल जाए। उन्होंने कोशिश भी की। जहाँ तक आपने रीवा के प्रभार की बात की, तो मैंने शुरू में ही ये आदरणीय कमलनाथ जी से निवेदन किया था कि रीवा बहुत दूर है, मुझे आप श्योपुर दे दें, मुरैना दे दें, दतिया दे दें, शिवपुरी दे दें,
तो मैं पास में रहेगा तो मैं ज़्यादा जा सकता हूँ वहाँ। वैसे मेरे लिए रीवा भी कोई बुरा नहीं था, लेकिन हाँ, अगर उससे किसी को आपत्ति है, मैं संगठन को जोड़ने के लिए काम करूँगा, मैं संगठन को तोड़ने के लिए काम नहीं करूँगा। तो मैंने स्वतः लिख के दिया कि भाई मुझे नज़दीक का कोई जिला दे दिया जाए। राजनीति में कहा जाता है कि न कोई स्थायी दुश्मन होता है न स्थायी दोस्त। क्या आपको लगता है कि आपके ही पार्टी में आपके बारे में लोगों ने जो दिल में बिठा रखा है वो भूल गए, या आपने जो कहा था कि दिग्विजय सिंह जी ने कहा था कि मैंने आपको माफ़ कर दिया फ़ोन लगाकर पहले, फिर बाद में वही आपकी खिलाफत करते दिखे, तो माफ़ी मिली नहीं आपको? मैं जीवन में ब्रजेश बाबू असत्य बहुत कम बोलता हूँ। जैसे मैंने जो कहा तो वो सत्य था जी। और जहाँ तक लोग मेरे खिलाफ मन में पाले हुए हैं क्या है, ये हमारी संगठन में काम करने की क्षमता से मैं समझता हूँ सारी चीज़ें धुल जाएंगी, सब लोगों के मन साफ हो जाएंगे। आपको उम्मीद है कि मतलब भविष्य में बेहतर होगा आपके साथ? ना बेहतर हो तो कांग्रेस ने जितना दिया है उतना कम छोड़ना है। मुझे 7 बार विधानसभा की टिकट दी, मुझे 1 बार लोकसभा की टिकट दी, तो एंड टाइम पे लास्ट द 11th आवर कट गई थी 91 में। तो मैं संतुष्ट हूँ और मैं कांग्रेस में रह के ही संगठन में काम करूँगा, और अगर पार्टी टिकट देगी तो वो चुनाव भी लड़ूंगा। और अब सिंधिया जी कहें कि आ जाओ मेरे साथ, फिर? नहीं, मैं व्यक्तिगत तौर पर किसी का हिमायती नहीं हूँ, मैं संगठन का हिमायती हूँ। और मैंने ये बात कही उनके लोगों से कि अगर सिंधिया जी अन्य कोई दल में जाते तो मैं एक बार विचार करता उनके साथ जाने का, लेकिन वो चूँकि भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, मुझे मालूम है कि ये लोकतांत्रिक संस्था नहीं है, यहाँ पे डंडे के हिसाब से संगठन चलाया जाता है। एक व्यक्ति पूरे सबको, कितने भी बड़े बड़े नेता हों, उसके इशारे पे उनके कहे अनुसार काम करना पड़ता है। जैसे मैं कह चुका हूँ पिछली बार, कैलाश विजयवर्गीय जी मेरे मित्र हैं, यहाँ आए और उन्होंने चाय पी जी। नरोत्तम मिश्रा जी के यहाँ पी और 2-4 जगह पी। उसके बाद उनको एक दिन स्टेटमेंट देना पड़ा कि शिवराज सिंह जी नेता हैं, थे और रहेंगे, गाइडेड बिल्कुल एक लाइन जी। और वही आधे घंटे बाद श्रीमान नरोत्तम मिश्रा जी ने भी वही बयान दे दिया, और ना कोई शेर, ना शायरी, ना कविता। तो जो लोग गाइडेड इस तरीके से अपने वक्तव्य देते हैं उनको कोई स्वतंत्रता नहीं है राजनीति में। आपने कहा था कुछ लोग मुझसे डरे हुए हैं कि मैं उस लायक हूँ, सक्षम हूँ कि एक क्षेत्र का छत्रप बन सकता हूँ। तो कौन लोग हैं वो जो डरे हुए हैं? आपकी पार्टी के हैं या दूसरी पार्टी के? देखिए, ये साफ तौर से ब्रजेश जी बात है कि राजनीति में आदमी की क्षमताएं, चूंकि जैसा आपने इनिशियली कहा कि जिस व्यक्ति ने मुझे विधानसभा में कभी भी सुन लिया है जी। वो ये मानता है कि राकेश चौधरी बहुत अच्छे ऑरेटर हैं, बहुत बढ़िया पार्लियामेंटेरियन हैं, और मैं ईमानदार राजनेता हूँ। ये कहने की मैं हिम्मत इसलिए कर रहा हूँ कि 32 वर्ष की राजनीति में मैंने कभी पैसा नहीं लिया जी। मैंने ईमानदारी से काम किया। दूसरे नेता लोग हमारा अनुसरण भी ना करें, मैं ये भी मानता हूँ। जहाँ तक आपने कहा कि लोग, मैंने ये कहा है कि लोग मेरे विरोध में हैं, क्या है, नहीं, मैंने फिर कह रहा हूँ कि मैं अपने कर्म से, अपनी मेहनत से, कांग्रेस किसी एक व्यक्ति की संस्था नहीं है। कांग्रेस में जो मेहनत करेगा उसका स्थान बनेगा, तो मैं कोशिश करूँगा फिर से अपनी मेहनत से अपना स्थान कायम कर पाऊँ। तो आपको लगता है कि कांग्रेस मौका देगी, जो रिक्तता दिखी है चंबल क्षेत्र में, वो आप पूरी कर सको? कांग्रेस सभी संभागों में, अकेले ग्वालियर चंबल संभाग में ही नहीं, और जो भी कैपेबल लोग हैं, जो भी कैलिबर के लोग हैं, जो भी जनता से जुड़े हुए लोग हैं, उन सबको कांग्रेस आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में लेके आगे बढ़ेगी और काम करेगी। लेकिन वहाँ तो देखा जा रहा है कि कांतिलाल भूरिया के बेटे आगे बढ़ रहे हैं, दिग्विजय सिंह के बेटे आगे बढ़ रहे हैं, तो सब तमाम नेता पुत्र आगे बढ़ रहे हैं। तो वहाँ आपको दिखता है कि नेता पुत्रों के आगे जो वरिष्ठ कांग्रेसी हैं उनका भविष्य? लक्ष्मण सिंह तक को आपने मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया, उनने अपने भाई के खिलाफ धरना दिया। नहीं, लक्ष्मण सिंह जी का धरना था, मैं समझता हूँ वो चाचौड़ा को जिला बनाने के लिए था, मंत्री बनाने के लिए नहीं था। और लक्ष्मण सिंह जी को कांग्रेस में 90 में मेरे साथ ही वो पहली बार एमएलए बन के आए थे, तब से कांग्रेस ने उनको सब कुछ दिया, और वो भी हमारी तरह दिग्भ्रमित हुए, बीजेपी में गए और वापस आए। तो हम लोगों को कांग्रेस में यथास्थान सम्मान मिल रहा है, तो कहीं ऐसी कोई बात नहीं। जहाँ तक आपने कहा कि नेताओं के पुत्र आएंगे, तो अगर जिसमें काबिलियत है वो स्थान ग्रहण करेगा। और भारतीय जनता पार्टी में अगर गौर करें तो कैलाश विजयवर्गीय जी के पुत्र आकाश विजयवर्गीय आए, नरोत्तम मिश्रा के पुत्र चुनाव लड़ने के लिए मन करते ही रहते हैं, सुकर्ण जी, नरेंद्र सिंह तोमर साहब के तो पुत्रों के पोस्टर लगे ही रहते हैं, रघु भैया वगैरह के कौन कौन हैं,
प्रभात झा साहब के पुत्रों के, तुष्मुल झा साहब के लगे रहते हैं। तो ये कौन है? ये वो लोग हैं जो राजनेताओं के पुत्र हैं और उत्सुक हैं, ईगर हैं बहुत जल्दी कि इनको राजनीति में स्थान मिले। लेकिन कांग्रेस में लोगों को स्थान मिल सकता है, भारतीय जनता पार्टी में चूँकि भारतीय जनता पार्टी की नहीं चलती नेताओं की, वहाँ पे आरएसएस संगठन की चलती है। इसलिए एक पिता के रहते हुए दूसरे पुत्र को टिकट मिल जाए, ये आरएसएस मैं समझता हूँ इस पॉलिसी को नहीं मानती है। सिंधिया जी का परिवार एक अपवाद है, अन्य और 2-3 परिवार, राजनाथ सिंह जी का परिवार एक अपवाद है, लेकिन ज़्यादातर वो एक व्यक्ति को ही राजनीति में सक्रिय रखते हैं। आप अपनी पार्टी को कितना नंबर देंगे? प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश संगठन जिस तरह से सरकार की खिलाफत कर रहा है, विपक्ष में निश्चित तौर पर आप बहुत मजबूत हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि उस मजबूती से खिलाफत की जा रही है सरकार की? देखिए, क्या कहीं कमी देखते हैं? नहीं, कमी तो नहीं है संगठन में। संगठन काम कर रहा है, मुद्दों को उठा भी रहा है, लेकिन वर्तमान में जनता का मिजाज समझ में नहीं आ रहा है। जनता अगर मान लीजिए डीएपी की बोरी 700 रुपये से 2000 रुपये की हो गई, सब्सिडी उस पर दे दी गवर्नमेंट ने, तो 1100 की मिल रही है, लेकिन किसानों में उत्तेजना नहीं हो रही है। अगर गैस सिलेंडर 400 से और 950 रुपये हो जाता है और मध्य प्रदेश में आम आदमी को तकलीफ नहीं हो रही है, अगर पेट्रोल जो है 60 रुपये से 104 और 106 रुपये हो जाती है, तो जनता में उबाल नहीं आ रहा है। तो जनता में उबाल के लिए तो कांग्रेस को जाना पड़ेगा ना जनता के बीच। नहीं, कांग्रेस इंतजार करेंगे जनता में उबाल आए और हमें चुन लिया जाए? ना 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 ना, बिल्कुल कदापि नहीं। कांग्रेस मुद्दों को उठा रही है, समय समय पे बात कर रही है, लेकिन कहा नहीं कि ये सरकार दक्षिणपंथी सरकार है। इनको बहुत ज़्यादा इनसे फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन आंदोलन करेंगे तो केस कायम करने लगेंगे जरा जरा से। अब मैंने भी अपना जीवन जिया है, बहुत से आंदोलन देखे हैं, कभी इस तरीके से क्रिमिनल केस कायम हुए लोगों के ऊपर? अगर कोई प्रदर्शन कर रहा है तो केस कायम कर दो। आज साल भर हो गया किसानों को बैठे हुए। जिस सरकार पे किसानों के प्रति हमदर्दी नहीं हो, बातचीत नहीं कर रही हो, उसका हृदय कितना कठोर होगा, ये जनता को ही निर्णय करना पड़ेगा। कांग्रेस अपना काम कर रही, मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ। और भी हम लोगों का जो संगठनात्मक ढांचा बन रहा है वो अति गोपनीय तरीके से बन रहा है, और हर जगह 2023 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस संगठन पोलिंग बूथ तक अपनी पूरी तैयारी करने में बहुत शिद्दत के साथ लगा हुआ है, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। आपको नहीं लगता कि आपके ही कुछ नेता ऐसी बयानबाजी कर देते हैं जिससे संगठन के पूरे किए कराए पर पानी फिर जाता है? ऐसे लोगों पर भी लगाम कसनी चाहिए और केंद्रीय हाईकमान को ध्यान देना चाहिए। ये बात बिल्कुल सत्य है कि अगर हम किसी राजनीतिक संगठन में जुड़े हुए हैं, उसके सदस्य हैं, तो हमें उसकी विचारधारा के अनुसार, उसके निर्णय के अनुसार ही उस विषय पे वक्तव्य देना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वरिष्ठ लोग या ऐसे अति उत्साही लोग इस तरीके के कमेंट कर देते हैं जो संगठन की विचारधारा से मेल नहीं खाते हैं। तो संगठन उससे यही कह के बच सकता है कि उनका इंडिविजुअल मैटर है, इंडिविजुअल वक्तव्य है, संगठन उससे कोई तवज्जो नहीं देता है। क्या वजह देखते हैं आप, चाहे पंजाब हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, कांग्रेस में जिस तरह से घमासान मचा हुआ है, कौन है इसके जिम्मेदार? क्या राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय नहीं ले पा रहा है, वो एक वजह है? देखिए, जहां मैं पहले ही कह चुका हूं आपसे, शुरुआती मैंने वहीं से की है कि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक राजनीतिक दल है। ये गैंग नहीं है जिसका एक गैंग लीडर हो, बकाया सब गैंग मेंबर हों। ये गैर लोकतांत्रिक संगठन नहीं है दक्षिणपंथियों का, जिस पर नाम मात्र के लिए हम वजीर बिठाएं, लेकिन उनके पीछे जो काम करने वाला व्यक्ति है वो उनकी मूल संस्था का व्यक्ति हो। तो कांग्रेस में लोगों को स्वतंत्रता है, लोगों को लोकतांत्रिक व्यवस्था है। वहाँ पे अगर कोई सम्मेलन होता है तो उसमें कार्यकर्ताओं को बोलने का मौका दिया जाता है। मैं भारतीय जनता पार्टी में 7 वर्ष रहा, मैं प्रदेश कार्यकारिणी में रहा, और मैंने कम से कम 8-10 उनकी प्रदेश कार्यकारिणी रीवा, इंदौर, भोपाल अटेंड की, ब्रजेश जी, लेकिन कहीं भी कार्यकर्ता को बोलने का कोई मौका नहीं मिला। मैंने कहा भी, एक दिन शिवराज सिंह जी मिल गए, बोले आओ राकेश भाई खाना खाएंगे, तो मैं गया तो मैंने कहा भाई यहाँ काहे के लिए हम आते, यही समझ में नहीं आया। एक बैग मिल जाता है, एक दिन रुकते हैं। भाई जब तक कार्यकर्ता के विचार नहीं सुनोगे आप, तो ये मूल अंतर है कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी में कि वहाँ कार्यकर्ता के विचारों का श्रवण किया जाता है और उस पर निर्णय लिया जाता है। यहाँ जो पीछे बैठा हुआ व्यक्ति है
वो अपना विचार कार्यकर्ता के ऊपर थोपता है, उसी के अनुसार कार्यक्रम बनते हैं, तभी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दूर तक जाता है उनके विचारों को लेके। जो एक व्यक्ति विचार दे रहा है, संगठन विचार नहीं दे रहा। लेकिन आपके यहाँ यदि विचार देते हैं तो G23 के नेताओं ने विचार दिया तो उनको हाशिए पे डाल दिया। मैं फिर कह रहा हूं, यही तो एक खूबसूरती है कांग्रेस में, लोकतांत्रिक व्यवस्था। ये किनारे कर दो जो खिलाफत कर। नहीं, कोई किनारे नहीं, सब लोग उसमें हैं, बीच में। गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ अभी मीटिंग हुई, श्रीनगर गए राहुल जी। लेकिन ये खूबसूरती कांग्रेस में है, चूँकि इसने देश में आज़ादी दिलाई। ये कोई ऐसी संस्था नहीं रही जिसने आज़ादी के आंदोलन में विरोध किया हो, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का। ये जेल गए हुए लोग हैं, तो यहाँ स्वतंत्रता है कि हम देश को कैसे आगे बढ़ाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति अपना विचार दे सकता है और संगठन को उस पर विचार करना भी चाहिए। इतनी तमाम खूबसूरतियाँ आपके शब्दों में कहें कांग्रेस में हैं, तो फिर कांग्रेस का ये पतन के पीछे क्या वजह है? इस हालत पे क्यों पहुंच गई सबसे बड़ी पार्टी? हाँ ब्रिजेश जी, देखिए प्रकृति का नियम भी ऐसा ही है। कितनी ऋतुएं होती हैं एक साल में, सूर्य एक बार में कितने सुबह निकलता है, 6 बजे शाम को अस्त हो जाता है। ये प्रकृति का नियम है। जो एक दिन कभी उच्च स्थान पर पहुंचा है वो घूम के नीचे भी आएगा, और वो घड़ी है, फिर वो ऊपर जाएगा परिस्थितियाँ। और आप मेरे शब्द याद रखिए, 2023 का चुनाव मध्य प्रदेश का फिर से कांग्रेस का परचम लहराएगा, ये मैं कह सकता हूँ। मतलब कांग्रेस इसी इंतजार में है कि समय बदले, जिस तरह से बदलता है और लोगों में उबाल आए, तब जाके चुने जाएंगे। खुद की तरफ से कोई मेहनत नहीं करना। पूरी मेहनत संगठन कर रहा है, लेकिन जागृति पैदा करने की आवश्यकता है। मैंने कहा नहीं कि इतनी महंगाई बढ़ गई, 80 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा का राशन मिल रहा है। ये देश किस गर्त में जा रहा है, जहां पे गरीबी खत्म होनी चाहिए थी। जागृति कांग्रेस करेगी ना। यूपीए सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो हमने देखा कि भाजपा ने और विरोधी दलों ने एक तरह से जागृति पैदा की लोगों में। आपकी सरकार बाहर हो गई और अब भी बाहर है। हाँ। लेकिन आप जागृति पैदा क्यों नहीं करते हो? आप भी क्यों सड़क पर नहीं उतरते? तो कांग्रेस में संघर्ष करने की क्षमता नहीं बची क्या? ये ब्रिजेश जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि सगुफेबाजी में, असत्य बोलने में कांग्रेसियों में ये मुकाबला नहीं है। जो श्री वीपी सिंह साहब का रहा, जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का रहा, जो सुब्रमण्यम स्वामी का है, जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का है, एक भी प्रकरण कोई बता दे इन पिछले 30 वर्षों में गैर कांग्रेस सरकारें जब जब बनी आरोप लगा के, एक भी प्रकरण में कभी किसी को जेल भेजा गया हो या उनके खिलाफ कोई निर्णय हुआ हो। सगुफेबाजी में ये लोग बहुत हैं। हाँ, कांग्रेसी इस गुण से उनसे पीछे हैं, लेकिन हम लोगों का संगठन मजबूत है। मध्य प्रदेश में हम लोग प्रदर्शन भी करेंगे। आगे आने वाले समय में आपको दिखेगा भी कि हम ब्लॉक स्तर तक पूरे प्रदर्शन करेंगे। लेकिन आप लोग भी तो तमाम तरह के आरोप लगाते हैं। आपकी 15 माह की सरकार बनी, तमाम तरह के जो आरोप लगाए थे आपने, जांच की वादा की थी और सब विधानसभा में सब मामलों में क्लीन चिट दे दी। तो आप ऐसे आरोप उन पर लगा रहे हो, ये तो आप पर भी लगते हैं। बेशक, आप मेरे ख्याल से मंदसौर गोलीकांड की बात कर रहे हैं। मंदसौर गोलीकांड की बात हो और आपके पौधरोपण की बात हो, तमाम तरह के मुद्दे जितने भी थे सब में क्लीन चिट दी। देखिए, भारतीय संविधान में जांच का दायरा न्यायिक व्यवस्था में है। ये राजनीतिक लोगों को इसका दायरा नहीं दिया गया है। विधायिका को ये नहीं है, वो न्यायपालिका को है। तो अगर कोई जुडिशरी इंक्वायरी होगी, कोई न्यायिक इंक्वायरी होगी और उसका जो रिपोर्ट आएगी, हम सभी लोगों का ये दायित्व है कि हम उसका निर्वहन करेंगे, उसको मानेंगे। क्या जो राहुल गांधी ने कहा था कि 10 दिन में कर्ज माफ़ी कर देंगे, वो एक बड़ा मुद्दा बन गया आपके खिलाफ और इस वजह से सरकार को बाहर होना पड़ा? भाई, मैं ये समझ नहीं पाया। मैंने विधानसभा का वो जवाब पढ़ा मंत्री का जी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि इतने हजार तक के इतने हजार करोड़ रुपए माफ़ हो गए। राहुल गांधी जी ने ये कहा था कि 10 दिन में आदेश करें कि 2 लाख तक के, 1 से लेके 2 लाख तक के किसानों के कर्ज से माफ़ किए जाएंगे। आदरणीय कमलनाथ जी ने उस फाइल पर दस्तखत किए। कोई भी सरकार 5 वर्ष के लिए बनती है, कोई भी बजट 1 वर्ष के लिए आता है, दूसरे वर्ष के लिए दूसरा बजट आता है। सरकार ने फर्स्ट स्पेल में माफ़ किए, सेकेंड स्पेल के माफ़ करके भेज दिए थे, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाए थे। और थर्ड स्पेल में 50,000 से लेके 2 लाख तक के कर्ज थे, जो मेरे ख्याल से 2,000 लोगों के थे मेरे ख्याल से। तो वो एक हिस्सा रह गया था। लेकिन जो काम 5 वर्ष के लिए तय किया गया था, उसको आप 15 महीने की सरकार से कराने की बात करते हैं।
लेकिन कमलनाथ जी ने जिस फाइल पे दस्तखत किए थे 10 दिन में, उस पर 1 से लेके 2 लाख रुपए तक के कर्ज माफ करने की फाइल पे दस्तखत किए थे, ये मैं कह सकता हूँ। कांग्रेस मध्य प्रदेश में बदलाव कब देखेंगे? एक ही व्यक्ति 2-2 पद पर कब तक रहेगी? हम लोग तो अपने बुजुर्गों का सम्मान करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी जैसे निष्ठुर लोग नहीं हैं जो श्री अडवाणी जी की तरफ देखते भी नहीं हैं। तो हमारे लिए तो जो तजुर्बेकार व्यक्ति है, जो क्रियाशील है, उसका हम लोग पूरा उसके जीवन का लाभ लेंगे, उसके तजुर्बे का लाभ लेंगे, और कांग्रेस नौजवानों के साथ मिलकर और ताकत से बढ़ेगी। तो यूथ को मौका कब? यूथ तो साथ में है ही, मौका क्या। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने का। धन्यवाद ब्रजेश भाई। तो ये थे भिंड के कद्दावर नेता चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, छात्र राजनीति से कैबिनेट मंत्री तक का सफ़र करने वाले नेता। आपने देखा किस तरह से वो बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, अपने संगठन का बचाव किया, अपने नेता का बचाव किया। तो ऐसी ही शख्सियत से अगली बार फिर हम आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।